कभी कभी परिस्थितियां और हमारे सपने होने वाले किसी अनिष्ट या भयानक हादसे की तरफ इशारा करती हैं, जिसे वक्त रहते अगर हम समझ जाएं तो बहुत से भयानक परिणाम से बचा जा सकता है और होनी को भी काफी हद तक टाला जा सकता है। दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने गांव से शहर की तरफ निकला था अपने परिवार के लिए खुशियां ढूंढने के लिए, लेकिन उसे कुछ और ही मिल गया। आइए सुनते हैं यह खौफनाक कहानी उसकी जुबानी। मेरा नाम रवि है। पिपली गांव में मेरा परिवार रहता है, जिसमें मेरी माँ, बापूजी और मेरी पत्नी रहते हैं। मैं और मेरे बापूजी गांव के जमींदार के खेत में मजदूरी करते थे, जिसे हमारा गुजारा जैसे तैसे हो जाता था। पिताजी के उम्र के साथ साथ उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी और एक दिन उनका देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। जमींदार के खेत में काम करके जो भी मजूरी मिलता था, उससे परिवार को चला पाना जैसे असंभव हो गया था। और जब मेरी पत्नी ने हमें यह सुखद समाचार दिया कि हमारे परिवार में एक नया सदस्य आने वाला है, तो हम बहुत खुश हुए। और तब मैंने ये फैसला किया कि शहर जाकर कोई काम ढूंढ के घर पैसे भेजूंगा, ताकि मेरी माँ, पत्नी और हमारे घर में आने वाले नए मेहमान के पालन पोषण में कोई कमी ना रह सके। यह सोच विचार कर मैं हमारे गांव के जमींदार से इजाजत लेने गया। आज भी गांव में जमींदार से हर काम की इजाजत लेना होता है। हमारे गांव की यही रिवाज है और यही रीति रिवाज को देख देख कर हम लोग इस गांव में पले बढ़े हैं। जमींदार बहुत ही नेक दिल व्यक्ति था। मेरे घर की हालत और एक नए सदस्य के बारे में सुनकर जमींदार ने मेरे उस दिन की मजदूरी के साथ साथ कुछ अधिक पैसे भी दिए। मेरे घर में एक नए मेहमान के आने की खुशी में उस दिन गांव वाले खुशियां मनाने मेरे घर आए थे। उन्हीं में से एक चाचा ने कहा कि शहर जा रहे हो बचुआ, वहां मेरे बड़े भाई का बेटा रहता है, उससे मिलना, वो तुम्हें जल्दी से कोई ना कोई काम दिला देगा। चाचा जी से यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। शहर जाने का फैसला तो मैंने कर ही लिया था, लेकिन इस बात का डर भी था कि कोई काम कैसे मिलेगा। लेकिन चाचा जी बात सुनकर हम सभी के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारा बच्चा बहुत शुभ है। उसके आते ही हमारी सारी चिंता और परेशानियों का धीरे धीरे निवारण होने लगा है। मैं बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन मुझे शहर के लिए जाना था, तो मेरे परिवार के साथ चाचा जी और कुछ गांव वाले भी स्टेशन तक आए, क्योंकि बरसों बाद हमारे गांव से कोई शहर की तरफ जा रहा था। चाचा जी ने कहा कि उन्होंने अपने बड़े भाई के बेटे को तार भेज दिया है ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, और वो स्टेशन पर मुझसे मिलेगा। मैं ट्रेन में बैठ गया। सभी की आंखों में नमी थी। कुछ खट्टी तो कुछ मीठी यादें लेकर मैं शहर की तरफ एक नई यात्रा पर निकल गया। सफर लंबा था, मन में एक नया जोश, एक नई उमंग थी, लेकिन भविष्य से अनजान। खैर, शहर पहुंचकर मैं चाचा के कहे अनुसार मैं उनके बड़े भाई के बेटे से मिला, और उसने अपने ही घर में मुझे रहने के लिए जगह दी जब तक कि मेरे रहने की व्यवस्था न हो जाए। उसने कहा कि तुम थोड़ा आराम कर लो, कल सवेरे हम मेरे सेठ के पास जाएंगे तुम्हारी नौकरी के लिए बात करने। देखते हैं अगर कोई बंदोबस्त हो सके तो। इसके बाद हम दोनों रात का खाना खाकर गांव की बातें करते करते सो गए। दूसरे दिन वो मुझे अपने सेठ के पास ले गया और सेठ से मेरी नौकरी की बात की। सेठ ने कहा कि शहर से दूर जंगल में उनका एक फार्म हाउस है, जिसके लिए उन्हें एक केयर टेकर की जरूरत है। पैसे की कोई कमी नहीं है, वेतन तो बहुत मिलेगा, लेकिन शहर से इतनी दूर होने के कारण वहां कोई जाना नहीं चाहता। सेठ ने मुझसे पूछा क्या मैं वहां नौकरी करना चाहूंगा कि नहीं। वेतन की रकम सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। इतने पैसे में तो मेरा परिवार बहुत ही अच्छी तरह से अपना जीवन बसर कर पाएंगे, और कुछ साल में तो मैं इतना कमा लूंगा कि गांव वापस जाकर अपना एक खेत भी खरीद लूंगा।
और अपने परिवार के साथ ही रहूंगा। ये सब सोचकर मैंने सेठ को हाँ बोल दिया। सेठ ने मुझे फार्म हाउस की चाबियां दी और एक पत्र लिख कर दिया जिसमें मेरे वहां पर नौकरी के बारे में लिखा था और कुछ पैसे भी दिए शुरुआती खर्चे के लिए। और सेठ ने कहा कि वहां एक रसोइया है जिसका नाम हरिहरन है, जो फार्म हाउस में आता जाता रहता है, तो मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी। और आने जाने के लिए एक बाइक भी दी। यह देखकर मैं मन ही मन और भी खुश हो गया कि अब मुझे खाने पीने और आने जाने के लिए भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। फिर सेठ ने कहा कि फार्म हाउस का उनका पूरा एरिया कटीली तारों से घिरा हुआ है और मुझे हर दिन सिर्फ उनके एरिया का ही निरीक्षण और देखभाल करनी होगी, और उस कटीली तारों के बाहर क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है यह मुझे जानने की कोई जरूरत नहीं। सेठ जी के सारे निर्देश सुनकर मैं अपना सामान लेकर बाइक पर सवार होकर उसी दिन शाम को उस फार्म हाउस की तरफ निकल गया। रास्ता हाईवे का था। मैं बाइक चलाते चलाते शहर से बाहर निकल आया। चलते चलते जैसे ही हाईवे के दोनों तरफ घने जंगल शुरू हुए तो शहर की शोरगुल बंद हो गया और चारों तरफ एक सन्नाटा छा गया। वीराने का एक ठंडा एहसास चारों तरफ छाया हुआ था और मैं बाइक पर सवार होकर चला जा रहा था। थोड़ी दूर जाने पर चारों तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन मेरे बाइक की लाइटें उस घने अंधेरे में मुझे रोशनी प्रदान कर रही थी। अगर यह कोई और समय होता तो मेरे मन में एक डर, एक खौफ बस जाता, लेकिन इस बार बात अलग थी। मेरे मन में मैंने अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की ठान ली थी और इसी जोश के कारण वो भयामय वातावरण मुझे मेरे मंजिल तक पहुंचने से रोकने में नाकामयाब रही। और घंटों का सफर तय करके आखिर मैं उस फार्म हाउस तक पहुंच ही गया, लेकिन तब तक तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। उस फार्म हाउस के पास जाकर मैंने अपनी बाइक बंद की, जिसके बंद होते ही रात का सन्नाटा फिर से चारों तरफ छा गया। कीड़े मकोड़ों की आवाज, दूर से उल्लू की आवाज और हवा में पत्तों की सरसराहट चारों दिशाओं से आने लगी। उस चांदनी रात में चांद की रोशनी में नहाई वो 2 मंजिले वाली फार्म हाउस एक भव्य इमारत लग रही थी, जिसे मैं थोड़ी देर मंदमुग्ध होकर देखता रहा। फिर मैंने बाइक को पार्क किया और फार्म हाउस के पास के सर्वेंट रूम की तरफ जाकर उसके ताले को खोलकर जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगा, तभी पीछे से एक आवाज ने पुकारा, "आप कौन हैं?" मैं घबरा गया और पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा था, जिसे देख मैं थोड़ा डर गया। और कहा कि मुझे सेठ जी ने इस फार्म हाउस के देखभाल के लिए भेजा है, क्या आप हरिहरन हैं? बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सर हिलाकर हाँ कहा। फिर उसने कहा, "ठीक है, आप सो जाए, मैं यहीं रहता हूं। कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। मैं हर रात को आता हूं और अपना काम करके चला जाता हूं।" मैंने ध्यान से उसकी सारी बात सुनी और उसे जाने को कहा, क्योंकि मैं बहुत थक गया था और जल्दी सोना चाहता था। उसके जाने के बाद मैं सर्वेंट हाउस के अंदर दाखिल हुआ। कमरे का लाइट जलाते ही मैंने देखा कि कमरा साफ सुथरा था, जैसे कोई यहां रह रहा हो। फिर मैं जाकर अलमीरा में अपने कपड़े रखने गया तो ये देखकर चौंक गया कि वहां तो पहले से ही कुछ कपड़े रखे हुए हैं। खैर, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैंने इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया और जाकर मुंह हाथ धो लिया और सोने चला गया और सोचता रहा कि कहीं ये सपना तो नहीं। मुझे इतनी जल्दी एक नौकरी मिल गई है और वो भी इतनी ज्यादा तनख्वाह वाली, जिससे मैं अपने और मेरे परिवार के सारे सपने पूरे कर सकूंगा। काश मेरे पिताजी भी जिंदा होते तो वो मेरी यह तरक्की देखकर बहुत खुश होते। ये सब सोचते सोचते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। उस रात को मुझे सपना आया। सपने में मैंने देखा कि मैं एक अंधेरे कमरे में खड़ा हूं और चारों तरफ धुआं छाया हुआ है। मैं उस अंधेरे कमरे से निकलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे उस कमरे से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। मैं काफी देर तक वहां भटकता रहा और मेरी बेचैनी बढ़ती रही।
ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कोई भयावह जगह पर कैद कर दिया गया हो, जहां से निकलना असंभव है। भटकते भटकते मैंने अचानक उस अंधेरे कमरे के बीच पिताजी को देखा, जो डरे सहमे से दिख रहे थे। शायद किसी से डर रहे थे और मुझसे शायद कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पा रहे थे। तो मैंने धीरे धीरे अपने कदम पिताजी की तरफ बढ़ाए और पिताजी से पूछा कि क्या हुआ पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन वे चुप रहे और थोड़ी देर बाद एक भयानक दर्द भरी चीख के साथ वे अंधेरे में गायब हो गए। और डर के मारे मेरी नींद टूट गई और मैंने देखा कि सुबह हो गई है। मैं थोड़ी देर बिस्तर पर ही बैठा रहा और सोचता रहा कि यह कैसी विचित्र सा सपना था और इसका मतलब क्या था और क्यों। फिर मैंने सोचा कि कोई बुरा सपना होगा शायद। कल मैं बहुत थका हुआ था, जिस कारण शायद ऐसा अजीब सपना आया था। तो मैंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया और नहा धोकर अपने पहले दिन के उस फार्म हाउस के निरीक्षण पर निकल गया। आया तो मैं एक जगह पर बैठकर दोपहर का खाना खाया और पानी पीकर अपना सफर जारी रखा। कुछ दूर जाने पर मैंने देखा कि फार्म हाउस के एक तरफ कुछ दूरी पर एक कब्रिस्तान है। मैंने सोचा कि शायद वहां कोई इंसान होगा जिससे अगर मैं दोस्ती कर लूं तो इस फार्म हाउस का अकेलापन कुछ हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो अब से यहीं रहना है। ये सोचकर मैं फार्म हाउस के कटीली तारों को पार करके उस कब्रिस्तान की तरफ चला गया। उस कब्रिस्तान के पास जाकर मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान तो वीरान पड़ा हुआ है और जिसे देख ऐसा लग रहा है कि बरसों से यहां कोई नहीं आया हो। यह देखकर मैं निराश हो गया और फार्म हाउस की तरफ वापस आने लगा। तभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा है। तो मैं उस व्यक्ति के पास गया और उससे बात करने लगा, लेकिन वह व्यक्ति बड़े ही शांत स्वर में बात कर रहा था। मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि आप कहाँ रहते हैं? ये सुनकर वो व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने कहा, मैं यहीं रहता हूं। फिर मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा कि मैं उस फार्म हाउस में केयर टेकर के लिए नया आया हूं। अच्छा हुआ आप मिल गए। अकेले अकेले मैं बोर हो रहा था। आपके साथ बात करके मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो जाएगा। ये सुनकर वो व्यक्ति फार्म हाउस की तरफ देखा और एक शांत स्वर में बोला, जरूर, हम जरूर मिलेंगे। फिर मैंने पूछा कि क्या यहाँ पास ही में कोई गांव है? वो व्यक्ति फार्म हाउस की तरफ देखते हुए बोला, आपको पता चल जाएगा। ये बोलकर वो व्यक्ति जंगल की तरफ चला गया। मुझे लगा कि शायद वह व्यक्ति मुझसे ज्यादा बातें नहीं करना चाहता होगा। इस कारण मैं वापस फार्म हाउस में आ गया और घूमने लगा। वो फार्म हाउस वाकई में बहुत बड़ा था। मैं चलता चला जा रहा था और लगभग शाम को मैं वापस मेन गेट तक पहुंच गया। उस वक्त तक मैं बहुत थक गया था और जैसे ही मैं वापस अपने सर्वेंट रूम तक पहुंचा तो मैंने हरिहरन को अपने सामने पाया। मैंने हरिहरन को बोला कि अरे भाई, ये फार्म हाउस तो बहुत ही बड़ा है। इसे पूरा घूम के वापस आते आते तो मेरी जैसे जान ही निकल गई है। हरिहरन शांत होकर मुझे सुनता रहा और कुछ देर बाद बोला कि यह फार्म हाउस बहुत फैला हुआ है। यहां अक्सर लोग खो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते हैं। देखिएगा कहीं आप भी खो ना जाए। हरिहरन की यह बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया और सोचने लगा कि यह बूढ़ा व्यक्ति यह क्या अनाप शनाप बक रहा है? पागल है क्या? कुछ भी बके जा रहा है। अच्छा होगा कि मैं इससे ज्यादा बातें ना करूं। खुद तो पागल है ही और मुझे भी पागल बना देगा। सेठ जी ने भी यहां कैसे कैसे पागल पाल रखे हैं। फिर हरिहरन ने कहा कि उसने मेरे लिए आज रात का खाना और कल दोपहर का खाना बना दिया है और मैं उसे खा लूं। यह कहकर हरिहरन वहां से चला गया। मैंने भी इस पर ज्यादा ध्यान न दिया और अपना रात का खाना खाकर सो गया। मैं बहुत ही थका हुआ था, जिस कारण मुझे बहुत जल्द नींद आ गई। रात को मुझे फिर से वही सपना दोबारा आया।
जहां मैं एक वीरान जगह पर खड़ा हूं और चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। और मुझे फिर से मेरे पिताजी दिखे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन मेरे तो जैसे रोंगटे ही खड़े हो गए। उन्होंने कहा, बेटा, यहां से भाग जाओ यहां से, वो तुम्हारे लिए आ रहा है। इतना बोलकर वे अंधेरे में लुप्त हो गए। उनके स्वर एक भयामय रूप से चारों दिशाओं से गूंजने लगे। वो तुम्हारे लिए आ रहा है। और इससे पहले कि मैं उनसे पूछ सकता कि कौन और क्यों, वे अंधेरे में गायब हो गए थे। ये देखकर मेरे डर के मारे नींद ही टूट गई और मैंने देखा अभी आधी रात ही हुई है और मैं उस सर्द रात में पसीने से नहाया हुआ अपने बिस्तर पर हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और क्यों हुआ। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। मुझे यहां आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं और दोनों रात मुझे एक ही सपना कैसे आ सकता है। कहीं यह सब सच तो नहीं? पिताजी ने मुझे यहां से भाग जाने को क्यों कहा? क्या पिताजी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं या फिर यह सब मेरे दिमाग का कोई वहम है? मैंने पहले जाकर एक गिलास पानी पिया, फिर वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया और सोचता रहा। एक बेचैनी थी क्योंकि एक अनसुलझा रहस्य मेरे सामने आया था जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। उस शांत रात में मेरे कमरे की दीवार पर टंगी हुई घड़ी और उसकी टिक टिक करती हुई आवाज जैसे मेरे दिमाग में गूंजने लगी थी, जिससे मेरी बेचैनी और भी अधिक हो गई। मैं बिस्तर पर सोते सोते सोचता रहा कि इस फार्म हाउस में मेरा आज तो सिर्फ दूसरा ही दिन है और मुझे तो अभी महीनों बिताना है यहां। कोई तो गहरा राज है यहां जिस कारण मेरे पिताजी मेरे सपने में बार बार आकर मुझे किसी भयानक संकट से बचाना चाहते हैं। और वैसे भी सिर्फ एक केयर टेकर के काम के लिए सेठ इतना ज्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं, और वो भी रहने, खाने और आने जाने की सुविधा के साथ। इस जगह पर तो सब कुछ अजीब है। किसी दूसरे व्यक्ति के कपड़े, फिर वो हरिहरन, वो व्यक्ति जो मुझे कब्रिस्तान के पास मिला था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा यहां नौकरी करना और भी दुश्वार हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करके इस मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कब तक चलेगा? तो सोने से पहले मैंने यह फैसला किया कि कल सवेरे मैं इस बात के गहराई तक जाऊंगा। ये सोचकर मैं सो गया और दूसरे दिन की सुबह होते ही मैं इस बार फार्म हाउस को गहराई तक छानबीन करने निकल पड़ा। सुबह से शाम हो गई लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिला और हताश होकर मैं वापस अपने सर्वेंट रूम की तरफ जाने लगा। तभी मैंने एक नीम का पेड़ देखा। वो पेड़ एक भयामय रूप में मेरे सामने खड़ा था और तभी एक हल्की सी हवा मुझे छूकर चली गई। मैं घबरा गया और तेजी से कमरे की तरफ भागने लगा। सर्वेंट रूम पहुंचा तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति मेरे कमरे के बाहर खड़ा है, हाथ में एक पत्र लिए। मैंने खुद को संभाला और उसके पास गया। वह व्यक्ति चारों तरफ देखे जा रहा था और बहुत ही घबराया हुआ भी था। उसे देखकर मैं समझ गया कि उस व्यक्ति को इस फार्म हाउस के बारे में कुछ तो पता है जिससे मैं अवगत नहीं हूं। मैं उसके पास गया लेकिन वह व्यक्ति फिर भी चारों तरफ देखे जा रहा था। उसने कहा कि सेठ जी ने मेरे लिए एक पत्र भेजा है और यह कहते हुए उसने मुझे वो पत्र दिया। वो व्यक्ति मुझे वो पत्र देकर बिना रुके ही वहां से जाने लगा। मैंने उस व्यक्ति को रोकना चाहा कि बहुत रात हो गई है तो वो आज रात यहां रुक जाए ताकि मैं उस व्यक्ति से इस फार्म हाउस के बारे में पूछ सकूं। लेकिन वो व्यक्ति बिना कुछ सुने, बिना कुछ बोले वहां से जल्दी से निकल गया। उस व्यक्ति की यह हरकत देखकर मैं और भी घबरा गया। मैंने मुड़कर फार्म हाउस को देखा, लेकिन वो भव्य इमारत जो पहले शांत और निष्पाप प्रतीत हो रहा था, अब वही इमारत एक भयानक रूप में मेरे सामने खड़ा था।
फिर मैंने सोचा कि पहले सेठ जी का पत्र पढ़ता हूं, वे क्या कहना चाहते हैं। मैं सेठ जी का पत्र पढ़ने लगा, जिसे पढ़कर तो मेरे होश ही उड़ गए। उस पत्र में सेठ जी ने लिखा था कि रवि, जिस दिन तुम फार्म हाउस के लिए निकले थे उसके एक दिन पहले ही हमारे रसोइये हरिहरन की मौत हो गई थी, जिसकी खबर मुझे आज मिली। इतने दिन तुम्हें शायद बहुत तकलीफ हुई होगी। मैं कुछ दिनों में एक नए रसोइये को वहां भेज दूंगा। उस पत्र को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग ने तो जैसे काम करना बंद कर दिया और मैं वहां एक पुतले की तरह काफी देर तक खड़ा रहा और यह सोचता रहा कि अगर हरिहरन पहले ही मर गया था तो 2 दिन से यहां कौन आ रहा है। कहीं यह उसकी आत्मा तो नहीं, या फिर कोई शैतान जो यहां कोई गलत मतलब से आया है, या फिर वो शैतान यहीं रहता हो उस नीम के पेड़ पर। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ? आप यहां ऐसे क्यों खड़े हैं? चलिए खाना लगा देता हूं, खा लीजिए। मैं बहुत डर गया और मुड़कर देखा कि हरिहरन मेरे सामने खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। मैं वहां से भागने लगा और बाइक स्टार्ट करके उस फार्म हाउस से निकल गया। हरिहरन वहीं खड़ा ये सब देख रहा था और एक भयामय आवाज में हंसते जा रहा था। मैं हाईवे पर बाइक तेजी से भगा रहा था कि अचानक हरिहरन का कटा हुआ सर एक भयावह मुस्कान के साथ मेरे सामने आया। इसे देख मेरे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और मेरा एक्सीडेंट होने ही वाला था कि तभी मुझे ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। और मैंने देखा कि मैं ट्रेन में अपनी सीट पर हूं। ये सोचकर कि ये तो सिर्फ एक बुरा सपना है, मेरे तो जैसे जान में जान आई। तब तक मैं स्टेशन तक पहुंच गया था। तो मैंने अपना सामान उठाया और ट्रेन से उतरते ही मैंने उस चाचा के बड़े भाई के बेटे को अपने सामने खड़ा पाया, जिसे चाचा ने पहले ही तार देकर खबर कर दी थी। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुआ और मैं भी। फिर उसने कहा कि आओ भाई, मैंने मेरे सेठ से तुम्हारी नौकरी की बात कर रखी है। मेरे सेठ को उनके एक फार्म हाउस के देखभाल के लिए एक केयर टेकर की जरूरत है। ये सुनकर मैं चौंक गया। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं दूसरी कहानी में।